नमस्कार। आज हम एक ऐसे स्रोत को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो कई चीजों का मिश्रण है। मनोविज्ञान, दर्शन, पुरानी कहानियां और लेखक के अपने अनुभव भी। हाँ, और ये सब मिलकर जीवन के कुछ बहुत गहरे सवालों पर रोशनी डालते हैं ना। बिल्कुल। जैसे कि हम अनिश्चितता से कैसे निपटें। दुनिया में जो एक तरफ व्यवस्था है, नियम कायदे हैं, और दूसरी तरफ उथल-पुथल अव्यवस्था है, उसके बीच अपना रास्ता कैसे बनाएं। और सबसे बड़ा सवाल, इन सब के बीच आखिर जीवन का अर्थ कहाँ ढूंढा जाए। सही। तो इस स्रोत में कई अलग अलग अंश हैं। ये पदानुक्रम, मतलब समाज में ऊंच नीच या हायरार्की की बात करते हैं। पीड़ा क्यों होती है, नैतिकता की जरूरत क्या है, हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है, ऐसे कई मुद्दे हैं। तो आज हमारा इरादा यही है कि इन अंशों से जो जरूरी ज्ञान है, जो गहरी बातें हैं, उन्हें निकालें और समझें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये स्रोत हमें कहाँ ले जाता है। तो सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी विचार है इसमें। ये कहता है कि हमारी जो असलियत है, जो दुनिया हम अनुभव करते हैं, वो दो चीजों से बनी है। दो चीजें? कौन सी? व्यवस्था यानी ऑर्डर, और अव्यवस्था यानी क्योस। अच्छा, ऑर्डर और क्योस। ये सुनने में ताओ वाले यिन और यांग जैसा लगता है कुछ कुछ। हाँ बिल्कुल। व्यवस्था वो है जिसे हम जानते हैं, जो जाना पहचाना है, सुरक्षित लगता है, जहां नियम काम करते हैं। और अव्यवस्था? अव्यवस्था है अनजाना, अज्ञात भविष्य, खतरा, लेकिन संभावनाएं भी, जहां कुछ भी हो सकता है। और यहीं पर मुझे लगता है सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। स्रोत कहता है कि जीवन का जो गहरा अर्थ है ना, हाँ। वो न तो पूरी तरह व्यवस्था में मिलता है, न ही पूरी तरह अव्यवस्था में। तो फिर कहाँ? ठीक इन दोनों के बीच की सीमा पर, बॉर्डर पर। अच्छा, मतलब? देखिए, पूरी तरह व्यवस्था में रहेंगे तो स्थिरता तो होगी, सुरक्षा होगी, पर वो घुटन भी बन सकती है। आप बंध जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, ये बात तो है। और दूसरी तरफ अगर पूरी तरह अव्यवस्था में कूद जाएं, तो हाँ, असीम संभावनाएं हैं, कुछ भी नया हो सकता है, पर उसमें खो जाने का, नष्ट हो जाने का खतरा भी उतना ही ज्यादा है। तो आप कह रही हैं कि सही रास्ता इन दोनों के बीच है? हाँ, उस सीमा पर चलना जहां एक पैर जानी पहचानी जमीन पर हो और दूसरा अनजाने में कदम बढ़ा रहा हो। यही संतुलन है, यही विकास का रास्ता है। लेखक ने इसे समझाने के लिए अपने एक सपना भी बताया है, जो बड़ा अजीब सा है। अच्छा, क्या सपना? वो देखते हैं कि वो एक बहुत बड़े चर्च, कैथेड्रल के गुम्बद के नीचे हैं और हवा में लटके हुए हैं, जमीन से बहुत ऊपर। अरे वाह, इसका क्या मतलब निकाला उन्होंने? उन्हें भी महीनों तक समझ नहीं आया। फिर उन्हें लगा कि शायद ये सपना ये बता रहा है कि इंसान ही इस पूरे अस्तित्व के केंद्र में है, और यहाँ पीड़ा और बदलाव तो होंगे ही। उनसे भागने के बजाय उन्हें हिम्मत से स्वीकार करना, वही समझदारी है। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है। स्रोत कहता है कि हमारे दिमाग की बनावट भी इसी सच्चाई को दिखाती है। दिमाग की बनावट कैसे? हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते ना, लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर। हाँ। तो एक तरह से एक हिस्सा जानी पहचानी नियमित चीजों को संभालता है, वो हो गया व्यवस्था का डोमेन। ठीक है। और दूसरा हिस्सा नई, अनोखी, अनिश्चित चीजों से डील करता है, यानी अव्यवस्था का क्षेत्र। अच्छा। तो हमारा दिमाग सिर्फ बाहर की चीजों को समझने के लिए नहीं बना है, वो इन गहरी सच्चाइयों, व्यवस्था और अव्यवस्था को समझने और उनके बीच संतुलन बनाने के लिए बना है। इन्हें स्रोत में मेटा वास्तविकताएं भी कहा गया है। और जब ये संतुलन बनता है, तभी हमें वो गहरा अर्थ महसूस होता है, लगता है कि हाँ, जीवन का कोई उद्देश्य है। अच्छा, तो ये व्यवस्था और अव्यवस्था की बात हुई। अब आते हैं समाज में दिखने वाली ऊंच नीच पर। हाँ, मतलब हायरार्की। हाँ, पदानुक्रम। स्रोत में इसका जिक्र करने के लिए लॉबस्टर का बड़ा मजेदार उदाहरण दिया है। लॉबस्टर, वो समुद्री झींगा। हाँ, मैंने पढ़ा, ये वाकई हैरान करने वाला है। क्या? कि ये लॉबस्टर करोड़ों सालों से हैं धरती पर, और तब से ही ये अपने समाज में अपनी जगह के लिए, अपनी हैसियत के लिए लड़ते आए हैं। हाँ, और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये जो हायरार्की है ना, ये सिर्फ इंसानों की बनाई हुई चीज नहीं है, जैसे कि पूंजीवाद या कुछ और। नहीं, ये तो मतलब प्रकृति का एक बहुत पुराना नियम है, शायद पेड़ों से भी पुराना। और ये सिर्फ कौन ऊपर कौन नीचे की बात नहीं है। इस लड़ाई का असर उनके शरीर और दिमाग पर पड़ता है। बिल्कुल। ये इस आम सोच को चुनौती देता है कि भाई साई असमानता तो हमने ही बनाई है। सही। तो जो लॉबस्टर लड़ाई जीतता है और जो हारता है, उनके दिमाग की केमिस्ट्री बदल जाती है। हाँ, खासतौर पर दो केमिकल्स का बैलेंस, सेरोटोनिन और ऑक्टोपामाइन। तो जीतने वाले लॉबस्टर में सेरोटोनिन बढ़ जाता है,
वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है, तन कर चलता है। अच्छा। और हारने वाला? उसमें सेरोटोनिन कम हो जाता है, वो थोड़ा सहमा हुआ, दबा हुआ सा रहता है, झुककर चलता है। और सबसे कमाल की बात क्या है, यही कि कमोबेश यही पैटर्न हम इंसानों में भी दिखता है। सच में? हाँ, जिन लोगों में सेरोटोनिन लेवल कम होता है उनमें अक्सर आत्मविश्वास की कमी देखी जाती है, तनाव ज्यादा होता है, बीमारियों का खतरा भी ज्यादा होता है और यहाँ तक कि उम्र भी कम हो सकती है। अरे बाप रे! और कनेक्शन इतना गहरा है कि जो एंटी डिप्रेसेंट दवाएं हैं जैसे प्रोजैक, हाँ सुना है, वो इंसानों में सेरोटोनिन बढ़ाकर मूड ठीक करती हैं। राइट। वो दवाएं लॉबस्टर पर भी काम करती हैं, उन्हें भी ज्यादा शांत और हिम्मत वाला बनाती हैं। क्या बात है! ये तो कमाल का उदाहरण है कि जीवन कैसे जुड़ा हुआ है, हमारी भावनाएं, हमारा समाज, सब कितना गहरा जुड़ा है। बिल्कुल, विकास की निरंतरता दिखाता है ये। और ये जो असमानता का सिद्धांत है कि थोड़े से लोगों को ज्यादा मिलता है, इसे स्रोत में प्राइस का नियम या मैथ्यू सिद्धांत भी कहा गया है। हाँ, प्राइजेस लॉ या मैथ्यू प्रिंसिपल। ये सिर्फ लॉबस्टर या पैसे तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लगभग हर क्रिएटिव फील्ड में दिखता है। जैसे विज्ञान में देखिए, बहुत कम वैज्ञानिक होते हैं जो ज्यादातर रिसर्च पेपर छापते हैं। संगीत में देख लीजिए, मुट्ठी भर कंपोजर या सिंगर होते हैं जिनका काम सबसे ज्यादा बिकता या सुना जाता है। हाँ, होता ऐसा। लिखने वालों में भी यही है, कुछ ही लेखक होते हैं जिनकी किताबें लाखों में बिकती हैं। तो ये पैटर्न हर जगह है एक तरह से। हाँ, ऐसा लगता है कि ये असमानता सिस्टम का ही एक हिस्सा है कई मामलों में। हमने देखा कि ये ऊंच नीच या हैसियत, ये समाज का, शायद प्रकृति का भी एक बुनियादी हिस्सा है। तो फिर सवाल उठता है कि इस सच्चाई के साथ जीने के लिए हमें नियमों की, नैतिकता की जरूरत क्यों पड़ती है? हाँ, ये एक अहम सवाल है। स्रोत आजकल की एक सोच पर सवाल उठाता है। वो सोच जो कहती है कि भाई नैतिकता तो अपनी अपनी पसंद है, कोई पक्का सही या गलत नहीं होता। हाँ, कि हर किसी का अपना सच है और दूसरों को जज करना, उन पर उंगली उठाना, ये सबसे बुरी बात है। स्रोत का तर्क यह है कि इस सोच ने कहीं ना कहीं एक पूरी पीढ़ी को उस प्रैक्टिकल ज्ञान से दूर कर दिया है जो पहले शायद परंपराओं से, समाज से मिलता था। लेकिन अगर हम पुरानी कहानियों को देखें, जैसे बाइबल में वो सोने के बछड़े वाली कहानी है, हाँ? या फिर अरस्तु जैसे दार्शनिकों को पढ़ें, तो वो हमें याद दिलाते हैं कि बिना नियमों के, बिना सीमाओं के हम बस अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। सही कहा। नियम हमें ऊपर देखने में मदद करते हैं, खुद से बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं, समाज में एक साथ रहने के लिए स्टैंडर्ड बनाते हैं। अरस्तु का तो ये भी मानना था कि चाहे अलग अलग समाजों के नियम अलग हों, हाँ, लेकिन नियम बनाने की जो प्रवृत्ति है वो इंसान के स्वभाव में ही है, ये कोई थोपी भी चीज नहीं। जी, ये हमारी प्रकृति का हिस्सा है, यही हमें जानवरों से अलग करता है। और जब हम सबके लिए साझा नियम और विश्वास होते हैं तो हम एक दूसरे पर भरोसा कर पाते हैं। बिल्कुल, हमें अंदाजा होता है कि सामने वाला कैसा व्यवहार करेगा, तभी तो हम सहयोग कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, यहाँ तक कि शांति से मुकाबला भी कर सकते हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये हमारी वैल्यू सिस्टम भी है। इनके बिना हम कोई लक्ष्य ही नहीं बना सकते। और बिना लक्ष्य के हम काम कैसे करेंगे? यहाँ तक कि हम दुनिया को ठीक से देख भी नहीं पाते। हमारी नज़र भी उसी चीज पर जाती है जिसे हम किसी वजह से जरूरी या मूल्यवान समझते हैं। हाँ, ये बात तो गहरी है। और यहीं पर सच बोलने की अहमियत सामने आती है, या कम से कम झूठ न बोलने की। लेखक ने अपने निजी अनुभव से भी ये बताया है। हाँ, वो कहते हैं कि कई बार जब उन्हें समझ नहीं आता था कि क्या करें, क्या सही रास्ता है, तो बस सच बोलने की कोशिश करने से ही रास्ता दिखने लगता था। झूठ बोलना असल में क्या है? वो सच्चाई को अपनी मर्जी के हिसाब से मोड़ने की कोशिश है। अल्फ्रेड एडलर ने इसे जीवन झूठ कहा है ना? हाँ, लाई, वो कहानी जो हम खुद को सुनाते हैं ताकि हमें कड़वी सच्चाई का सामना न करना पड़े। और ये जीवन झूठ किस गलतफहमी पर टिका होता है? शायद इस पर कि हम जितना जानते हैं वो काफी है, और अगर सच्चाई को वैसे ही देख लिया जाए जैसी वो है, तो शायद हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये तो अहंकार हुआ एक तरह का। बिल्कुल, ये मानना कि हमारी समझ दुनिया से बड़ी है, जबकि सच्चाई का सामना करने के लिए तो हिम्मत चाहिए। त्याग चाहिए। किस चीज का त्याग? अपनी पुरानी आरामदायक सोच का, अपने झूठों का त्याग। इसीलिए अपनी बात को साफ साफ कहना जरूरी है, बहुत जरूरी। जब हम गोलमोल बात करते हैं या अपनी भावनाएं दबा जाते हैं तो दुनिया और भी उलझी हुई और डरावनी लगती है।
साफ कहना कि क्या गलत हो रहा है, असल में प्रॉब्लम क्या है और हम चाहते क्या है, ये हमें उस अव्यवस्था से बाहर निकालने में मदद करता है, एक जीने लायक दुनिया बनाने में। स्रोत कहता है अपनी बात कहो ताकि तुम खुद जान सको कि तुम्हारी बात क्या है। हाँ, और फिर देखो कि क्या होता है, अपनी गलतियां देखो, उन्हें मानो और सुधारो। शायद यही वो तरीका है जिससे धीरे धीरे जीवन में अर्थ पैदा होता है। लेकिन जीवन में सिर्फ अनिश्चितता या नियम कानूनी नहीं है, पीड़ा भी है, कष्ट भी है। हाँ, वो तो अनिवार्य है। जैसा सुलजनित्सिन ने कहा था, उस सोच की खुशी ही जीवन का लक्ष्य है। वो तो गुलाग कैंप के गार्ड की पहली लाठी पड़ते ही खत्म हो जाती है। हाँ, पर पीड़ा सिर्फ नेचुरल कारणों से नहीं आती, बीमारी, बाढ़, भूकंप। इसका एक और भयानक रूप है बुराई, malevolence। हाँ, इंसानों का जानबूझकर दूसरे इंसानों को तकलीफ देना। और स्रोत कहता है कि हमारी जो आत्मचेतना है, ये जानना कि हम इंसान हैं, यही हमें अपनी कमजोरियों का एहसास कराती है। मतलब हमें पता होता है कि हमें कहाँ चोट लगती है, क्या बात हमें दुख देती है, और यही ज्ञान हमें इस काबिल भी बनाता है कि हम दूसरों को ठीक उसी तरह सोच समझकर इरादे से चोट पहुंचा सकें। ये तो डरावनी बात है। हाँ, ये किसी शिकारी जानवर का शिकार करने से बहुत अलग है। ये ज्यादा पर्सनल है। ये बाइबल में केन का हाबिल को मारना है, अच्छाई और बुराई के ज्ञान का वो पहलू जो हमें खतरनाक बना सकता है। स्रोत ये भी कहता है कि जब हम अपने गुस्से को, अपनी आक्रामकता को बिल्कुल दबा देते हैं, हाँ, खासकर ये सोचकर कि भाई गुस्सा करना तो हमेशा ही गलत है, हाँ, तो हम अनजाने में खुद को शोषण के लिए खुला छोड़ देते हैं। क्योंकि कभी-कभी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, नहीं कहना जरूरी होता है। भले ही उससे टकराव हो, अपनी सीमाएं बताना जरूरी है। बिल्कुल। और यहाँ पर मन में जो कड़वाहट आती है ना, रिजेंटमेंट, हाँ, वो एक जरूरी सिग्नल हो सकती है। हाँ। स्रोत कहता है कि ये कड़वाहट या तो ये दिखाती है कि हम बचकाने हैं, हमें सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, या फिर ये इशारा है कि वाकई हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। और अगर अत्याचार हो रहा है तो चुप रहना भी एक तरह का झूठ है, क्योंकि अत्याचार अक्सर झूठ और छुपी के सहारे ही पनपता है। और उसके नतीजे बुरे होते हैं। हाँ, लंबे समय में बहुत बुरे। तो इस मुश्किल सच्चाई के सामने ये पीड़ा, ये बुराई, इसके सामने स्रोत एक बड़ा शक्तिशाली सुझाव देता है। क्या? सीधे खड़े हो जाओ, कंधे पीछे रखो। अच्छा, ये पोस्टर वाली बात। हाँ, पर ये सिर्फ फिजिकल पोस्चर नहीं है, ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक बल्कि आध्यात्मिक सलाह है। मतलब जीवन का जो बोझ है, उसकी जो मुश्किलें और पीड़ाएं हैं, उन्हें मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से स्वीकार करो। चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहो, डरो मत। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत का नियम 2 भी इसी से जुड़ता है। कौन सा? अपना ख्याल ऐसे रखो जैसे तुम किसी ऐसे प्यारे इंसान का रखते हो जिसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। हाँ, इसमें वो मजेदार बात कही है कि हम अपने कुत्ते बिल्ली की दवा का ज्यादा ध्यान रखते हैं, अपना नहीं। सही कहा। हमें खुद को भी सम्मान देना चाहिए, अपनी देखभाल करनी चाहिए, इसलिए नहीं कि हम सेल्फिश हैं, बल्कि इसलिए कि हम भी इस दुनिया का हिस्सा हैं, हमारी भी कीमत है। और अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो हम किसी और के लिए, किसी बड़े लक्ष्य के लिए उपयोगी कैसे बनेंगे? तो ये पीड़ा और जिम्मेदारी की बात हमें बच्चों की परवरिश पर ले आती है। हम अगली पीढ़ी को इन सब के लिए कैसे तैयार करें? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत इस पे बहुत जोर देता है कि बच्चों का समाजीकरण हो, मतलब वो समाज के तौर तरीके सीखें, घुले मिलें। बिल्कुल, अगर बच्चा ये नहीं सीखते तो वो अकेले रह जाते हैं, दुखी होते हैं, उन्हें दोस्त बनाने में, समाज में फिट होने में दिक्कत होती है। तो ये माता पिता का फर्ज है कि वो बच्चों को गाइड करें, उन्हें ऐसा बनाएं कि वो दूसरों को पसंद आए, उनके साथ निभा सकें। और इसमें अनुशासन, डिसिप्लिन की भूमिका अहम है। लेकिन अनुशासन का मतलब सिर्फ सजा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है ये दया और दूर की सोच का मेल है। कुछ सिद्धांत भी बताए हैं। जैसे? तो उसे थोड़ी देर अकेले शांत बैठने को कहना, ये काफी असरदार हो सकता है। लेकिन जहाँ एक तरफ अनुशासन की कमी खराब है, वहीं जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्शन देना वो भी ठीक नहीं। हाँ, ओवर प्रोटेक्शन ये भी उतना ही नुकसानदायक हो सकता है। स्रोत में स्लीपिंग ब्यूटी का उदाहरण दिया है। हाँ, राजा रानी बेटी को हर बुरी चीज से बचाने की कोशिश करते हैं। नतीजा, वो इतनी भोली और कमजोर रह जाती है कि जरा से खतरे का सामना नहीं कर पाती। और वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स वाली बात भी है। हाँ, जहाँ माँ अपने बेटे को जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार और सुरक्षा देकर अनजाने में उसे बड़ा होने, मजबूत बनने से रोकती है। तो ये भी अति सुरक्षा ही हुई। बिल्कुल। और यहीं पे स्रोत का वो नियम आता है जो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। नियम 11। कौन सा?
बच्चों को तब तंग मत करो जब वे स्केटबोर्डिंग कर रहे हों। हाँ भाई, ये असल में ओवर प्रोटेक्शन के खिलाफ एक तर्क है। लेखक ने वो कैंपस वाला किस्सा बताया ना। हाँ, कि उन्होंने लड़कों को स्केटबोर्डिंग करते देखा, खतरनाक स्टंट करते हुए रेलिंग पर फिसलना, सीढ़ियों से कूदना। जाहिर है चोट लगने का खतरा तो था। बिल्कुल। और फिर यूनिवर्सिटी ने क्या किया, उन जगहों पर मेटल के ब्रेकर लगा दिए, स्केट स्टॉपर्स, ताकि लड़के वहां स्केटिंग ना कर सके। लेखक को ये बात चुभी। हाँ, उन्हें लगा कि ये सुरक्षा के नाम पर बच्चों की हिम्मत को, उनके रिस्क लेने की नेचुरल इच्छा को दबाना है। स्रोत का तर्क क्या है इस पर? तर्क ये है कि लड़के और काफी हद तक पुरुष भी अक्सर एक दूसरे को चैलेंज करके, अपनी लिमिट्स को पुश करके ही मजबूत बनते हैं। वो थोड़ी खतरनाक या मुश्किल लगने वाली चीजें करके अपनी हिम्मत और काबिलियत को बढ़ाते हैं। ये उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने का एक जरूरी हिस्सा है। और अगर इसे दबा दिया जाए तो यही एनर्जी गलत दिशा में जा सकती है, समाज विरोधी कामों में। हर जोखिम भरा काम अपराध नहीं होता। और स्रोत एक कदम आगे जाकर यह भी कहता है कि स्वस्थ महिलाएं आमतौर पर कैसे साथी चाहती हैं। ऐसे जो मजबूत हों, सक्षम हों, जिनका वो सम्मान कर सके, मतलब लड़के नहीं पुरुष। तो जो सोच लड़कों को जोखिम लेने और मजबूत बनने से रोकती है, वो लंबे समय में महिलाओं के हित में भी नहीं है, बल्कि स्रोत ये भी कहता है कि कमजोर या कड़वाहट से भरे पुरुषों से समाज को ज्यादा खतरा हो सकता है। तो बच्चों को, खासकर लड़कों को, सेफ लिमिट्स के अंदर रहकर रिस्क लेने देना चाहिए, गिरने और फिर उठने देना चाहिए। हाँ, ताकि वो अपनी क्षमता विकसित कर सकें। तो इन सभी बातों को अगर हम समेटें तो एक बड़ा संदेश क्या निकलता है? संदेश यही लगता है कि जीवन मुश्किल है, इसमें पीड़ा है, अनिश्चितता है, बुराई भी है। लेकिन इन सबका सामना करने का रास्ता शायद जिम्मेदारी उठाने में है, सच बोलने में है, और व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच वो संतुलन साधने में है जहां अर्थ मिलता है। हाँ, और अपनी जो गहरी मनोवैज्ञानिक और जैविक जड़ें हैं उन्हें समझने में है। ये कोई आसान जवाब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, पर शायद एक सार्थक जीवन की तरफ यही रास्ते जाते हैं। और जाते जाते सबके सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। हम अक्सर मुश्किल सच्चाई से बचने के लिए क्या करते हैं? किसी भ्रम में चले जाते हैं या अपनी कड़वाहट में ही आराम ढूंढने लगते हैं। हाँ, ऐसा होता है। पर क्या हो अगर हम इसके बजाय अपनी हदों को, अपनी कमियों को और दुनिया की मुश्किल सच्चाइयों को स्वीकार करना सीखें? क्या इस ईमानदारी में, इस यथार्थवाद में उस झूठे आराम से ज्यादा गहरी ताकत और सच्ची आजादी मिल सकती है? क्या अपनी सीमाओं को जानना ही असल में हमें उनसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है?